हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये हमें अच्छे से पता है। अब हम लोग डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसमें और जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़े थे तो हम लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट करे थे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं एंड जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके जो जीन का स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा डिफरेंट होता है। उसके बाद जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़े होंगे तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशिएशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्रमोटर सीक्वेंसेस, ये सारी चीजों में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देखे होंगे। फिर इलांगेशन में डिफरेंस देखे होंगे, फिर टर्मिनेशन जो प्रोसेस है उसमें भी देखे होंगे। तो अगर आप देखें कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स उनमें उनके जो स्टेप्स हैं इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन वो अलग होता है। एंड प्रोकैरियोट्स में जो है जीन का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उसमें जो इंट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर वो नहीं देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें कि जो प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम देयर साइट कि कहाँ पे इनका जो प्रोसेस है ये हो रहा है, उससे स्टार्ट करने से लेकर के उनके जीन स्ट्रक्चर से उनके जो प्रोसेस हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। एंड इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसी वजह से हम आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको जो इसमें प्रॉब्लम होती है या जो कंफ्यूजन होती है बच्चों की वो ना रहे। तो सबसे पहले आप ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले सकते हैं, या लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे हैं जब पढ़ाया जाता है तब वो कंफ्यूज होते हैं। तो हो गया जो भी आपको लिखना था वो लिख लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होता क्या है। तो एक तरफ हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे और दूसरी तरफ हम लोग यूकैरियोट्स की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो mRNA है वो प्रोड्यूस होता है डीएनए टेम्पलेट से, और ये जो है प्रोड्यूस होता है इन ऑर्डर कि ये mRNA आगे जा करके इसका ट्रांसलेशन हो सके, एंड ट्रांसलेशन के बाद इसका जो भी सीक्वेंस है उस हिसाब से अमीनो एसिड आए एंड जो प्रोटीन है प्रोकैरियोटिक प्रोटीन उसकी सिंथेसिस हो सके। वहीं अगर आप देखें कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का वो उसका पहला स्टेप होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप देखें कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। साइमल्टेनियस प्रोसेस मतलब एक तरफ जो है वो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसी के साथ साथ जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो हो गई, तो मतलब एक स्टेप है एंड उसी में सब चीजें हो गई। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे क्या कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहला प्रोसेस होता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रीमेच्योर एमआरएनए बनेगा, उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस होंगे जहां पे स्लाइसिंग होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा एंड देन ट्रांसलेशन होगा। एंड ट्रांसलेशन के बाद भी पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस होते हैं। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज लोकेशन की बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसका लोकेशन क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही
होता है। यहाँ पे कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो है नहीं, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब उसके बाद यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोसेस होता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, वो किस तरीके का होता है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है इन कंपैरिजन टू द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन एकदम सिंपल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड देन ट्रांसलेशन हो जाएगा। दूसरी चीज, उसका जो जीन का स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल है, इंट्रॉन्स उसमें है ही नहीं, तो स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूक्लियस से इसको साइटोप्लाज्म में नहीं आना है तो कैपिंग टेलिंग भी नहीं जरूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है, अगर आप देखें तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं, वही एंजाइम है ना जो ट्रांसक्रिप्शन को कराता है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एकदम सिंपल होता है एंड एक ही आरएनए पॉलीमरेज हर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दे देते हैं। अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, इस तरीके से टाइप प्रेजेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो जहां पे जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें रहेंगी वहां का प्रोसेस उतना कॉम्प्लेक्स होगा ना, एंड प्रोकैरियोट्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, वहीं अगर आप यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखेंगे तो जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। दूसरी चीज है ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। वहीं अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस है ये सेपरेट होता है, एक ही स्टेप में नहीं होता है, एक ही लोकेशन पर नहीं होता है, सेपरेटली सेपरेट स्टेप्स में होता है। उसके बाद अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिंगल काइंड का होता है, एक सिंपल टाइप का होता है, सिंगल टाइप का होगा। एंड यही जो सिंगल काइंड है वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करा देता है। आरएनए पॉलीमरेज के कितने यूनिट होते हैं, हम लोग पढ़े थे ना प्रोकैरियोट्स के अंदर, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें आरएनए पॉलीमरेज को, तो आरएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, हो गया। उसके बाद फर्दर जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या है, अब हम लोग प्रोमोटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक जो चीजें थी वो तो ऊपर ऊपर की थी ना, अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या और डिफरेंसेस होते हैं। तो प्रोमोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जो प्रोमोटर है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। प्रिग्नो बॉक्स होता है एंड -10 पर एंड -35 पर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। कौन सा सीक्वेंस, टीटीजी एसीए सीक्वेंस। उसके बाद यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब आप प्रोमोटर्स को देखेंगे तो इनका जो प्रोमोटर होता है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, इनहैंसर्स प्रेजेंट होते हैं, साइलेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद रो फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जब टर्मिनेशन होता है
तो वहां पे रो फैक्टर की डिपेंडेंसी होती है या रो फैक्टर जो है इन्वॉल्व होता है। एंड आप पढ़े होंगे कि दो तरह का जो टर्मिनेशन है वो होता है, रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में हो क्या रहा है? प्रोकैरियोट्स जो है उनमें जो रो फैक्टर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। वहीं अगर आप देखें कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है वहां पे रो फैक्टर्स की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जो प्रोड्यूस एमआरएनए है ये कैसे होते हैं? तो ये जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। एंड वहीं अगर आप देखें कि यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है वो उसमें जो यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे होते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या होते हैं? तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन के बाद कोई और प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस इसमें नहीं होंगे। वहीं अगर आप देखें कि यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस होते हैं। एंड देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सिग्मा फैक्टर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि पहले जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट रहेगा। जब सिग्मा फैक्टर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है तभी वो होलो एंजाइम बन जाता है, तब वो एक्टिव एंजाइम बन जाता है, तभी ये एक्टिव एंजाइम प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर पाता है एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो पाती है। उसके बाद यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। एंड ये क्या कहलाते हैं? ये बहुत सारे सेट्स में प्रेजेंट होंगे, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स कहलाते हैं। एंड ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होता है टू द प्रोमोटर रीजन। एंड यहाँ पे जो है ये किसी भी तरह से आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट नहीं होते हैं। अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सिग्मा उसका पार्ट होता है ना, सिग्मा भी तो एक सब यूनिट है, अगर नहीं अटैच है तो इनएक्टिव, अगर अटैच है तो एक्टिव, तो यूनिट तो है ही ना। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जब यूकैरियोट्स में होता है, देखें अगर आप, तो उसमें ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं ये इसके यूनिट नहीं होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बस इसके साथ काम करते हैं एंड हेल्प करते हैं कि प्रोमोटर को जल्दी से रिकॉग्नाइज करे एंड ट्रांसक्रिप्शन हो सके, ठीक है? तो इसे आप नोट करिए। देखिए ये जो है अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से पता है तो, ठीक है? तो सबसे पहले जो है आप ये करिएगा कि जितने भी प्रोसेसेस हैं ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे हो रहा है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है तो उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आपको ये चीजें पता है तो डिफरेंशिएशन आप खुद से कर लेंगे, ठीक है? तो फंडामेंटल जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में वो ये होता है कि वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि वो न्यूक्लियस में हो रहा है। इसकी वजह से अदर जो की डिफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेजेस जो हैं, अदर डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करें अदर देन द लोकेशन, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेजेस यूज होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन प्रोसेस होता है इसका विद द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। एंड इसमें जो है प्री एमआरएनए फॉर्म होता है जो कि क्या करता है? एक्सटेंसिव पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस होते हैं। एंड ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस क्या होते हैं? स्प्लाइसिंग होता है, कैपिंग होता है एंड पॉलीएडेनाइलेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब यूकैरियोट्स में होता है एंड प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। फिर से आप नोट करिए।
तो यहाँ पे इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे एक चीज थी कि पॉलीसिस्टोनिक एंड मल्टी मोनोसिस्टोनिक, ये क्या होता है? पॉलीसिस्टोनिक एंड मल्टीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक एक ऐसी कंडीशन होती है जीन की जहां पे एक जीन है एंड वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं उनके सिंथेसिस के लिए। एंड मोनोसिस्टोनिक मतलब एक जीन एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इससे पहले भी आप पढ़े होंगे। उसके बाद अगर आप देखें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस के बारे में जो कि यूकैरियोट्स में होता है, तो स्प्लाइसिंग होता है, कैपिंग होता है, पॉलीएडेनाइलेशन होता है। स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग मतलब होता है रिमूविंग ऑफ द इंट्रॉन्स। क्यों होगा यूकैरियोट्स में? क्योंकि यूकैरियोट्स में ही तो इंट्रॉन प्रेजेंट है ना। जीन का आई होप इतना बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा कि मान लीजिए जैसे अगर ये जीन है तो जीन में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर आप देखें कोडिंग सीक्वेंसेस के अंदर तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्सॉन्स क्या होता है? एक्सॉन्स जो है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है। एंड यूकैरियोट्स में क्या होता है? एक्सॉन के साथ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज इंट्रॉन। ठीक है, इंट्रॉन क्या होता है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो ये जो इंट्रॉन है यूकैरियोट्स में, इसकी तो नेसेसिटी नहीं है ना प्रोटीन सिंथेसिस में, तो इसको क्यों रखा जाएगा? तो जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में ये जो इंट्रॉन्स हैं, ये इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। ये इंट्रॉन्स का रिमूवल ही स्प्लाइसिंग कहलाता है। स्प्लाइसिंग कैसे होता है? तो स्प्लाइसिंग दो तरीके से होता है। स्प्लाइसिंग जो है स्प्लाइसोसोम के थ्रू होता है। स्प्लाइसोसोम अब क्या है? स्प्लाइसोसोम एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि स्प्लाइसिंग कराता है। ठीक है, तो स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड जो स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड जो स्प्लाइसिंग है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है? इंट्रॉन्स मीडिएटेड स्प्लाइसिंग कराना। ठीक है, तो इसके थ्रू स्प्लाइसिंग होता है। दूसरी चीज होती है कैपिंग की। कैपिंग भी एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा। कैपिंग में क्या होता है कि 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइलेटेड गुआनिन जो है वो आकर के अटैच हो जाता है, ताकि 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियसेस हैं उससे एमआरएनए को बचाया जा सके। एंड ये ट्रांसलेशन में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है पॉलीएडेनाइलेशन। पॉलीएडेनाइलेशन में क्या होता है? 3 प्राइम एंड पे जो एडेनिन के बहुत सारे रेसिड्यूज हैं वो आकर के अटैच होने लगते हैं। एंड जो है पॉली ए टेल जो फॉर्मेशन है, वो होता है पॉलीएडेनाइलेशन में। एंड यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है ताकि 3 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस है वो इस पे अटैक ना कर पाए। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो एक तरफ जो है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम लोग बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन क्लियर हो गया है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में साइटोप्लाज्म होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद जो सेकेंड डिफरेंसेस हैं और भी मतलब जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज का। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है जो कि सभी आरएनए को दे देता है, सभी आरएनए को प्रोड्यूस कर देता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। एंड यूजी लेवल पे 3 को ही डिस्कस किया जाता है, तो अभी हम लोग 3 पढ़ेंगे, दैट इज 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, उसके बाद होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, उसके बाद होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। याद करिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सा आरएनए देता है, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है आरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सेप्ट एक आरएनए दैट इज 5s आरएनए। 5s आरएनए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है या प्रोड्यूस करता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद आता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है mRNA को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए के लिए एंड अदर भी आरएनए है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर देन दैट, अब इनिशिएशन में क्या डिफरेंस होता है, तो प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें एक सिंगल जो सिग्मा फैक्टर है वो हेल्पफुल होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज पे आता है, बाइंड होता है, क्योंकि वो उसी का यूनिट है, उसके थ्रू जो है ये बाइंडिंग होती है, रिकॉग्निशन होती है प्रोमोटर सीक्वेंस की। जैसे कि कौन सा प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो प्रिग्नो बॉक्स प्रेजेंट होता है ना -10 पर, जिसे -10 एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वहां पे प्रेजेंट होगा -10 पे एंड इसे रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा फैक्टर। लेकिन यूकैरियोट्स में ये केस नहीं है, यहाँ पे कोई सिग्मा फैक्टर नहीं है, कोई सिग्मा फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज से नहीं बाइंड करेगा। यहाँ पे इनिशिएशन में जनरल जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं वो आते हैं एंड ये सबसे पहले क्या करते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं एंड देन जो है आरएनए पॉलीमरेज उसको रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट मतलब होता है लाना, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है आरएनए पॉलीमरेज को लाते हैं एंड देन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है एंड जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो प्रोकैरियोट में अगर आप देखें तो किसी भी तरह का जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ना यहाँ पे नहीं होता है, नो, यहाँ पे नो प्री इनिशिएशन complex is formed in this। उसके बाद यहाँ पे यूकैरियोट्स में प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जहाँ पे होता क्या है कि प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, रिक्रूट करता है आरएनए पॉलीमरेज को, मतलब लाता है आरएनए पॉलीमरेज को एंड फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो कपलिंग विद ट्रांसलेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या कपलिंग होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वो हाँ कपल्ड होता है एंड साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर आप यूकैरियोट्स को देखें तो वहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है ये दोनों ही प्रोसेस जो है ये स्पेशियली होते हैं, सेपरेटेड होते हैं एंड टेम्पोरल जो है सेपरेशन इनका होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है एंड ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है।
ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जीन्स जो है वो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। इसको याद करने का तरीका ये होता है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मल्टीसिस्ट्रॉनिक हमें पता है, लेकिन कैसे याद करें कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें होगा, यूकैरियोट्स में क्या होगा। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स में पी एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक में भी पी, बस याद रखना कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। अगर प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो यूकैरियोट्स में तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होगा, उसमें क्या होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जो है उसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं, एक ही एमआरएनए है एंड ये एमआरएनए क्या करेगा, मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आप देखें कि एक जीन नहीं मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोर अप्रोप्रिएट जो है आप ऐसे लिखिएगा कि वन एमआरएनए जो है वो प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ये एमआरएनए भी किससे बना है, जीन से ही बना, ठीक है। तो डायरेक्ट लेकिन ज्यादा लिखा जाए इंसान तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एमआरएनए जो है एक एमआरएनए है एंड एक एमआरएनए से मल्टीपल प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है, जहां पे मतलब कि यहाँ पे जो एमआरएनए बना है ना, ये एमआरएनए एक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप अभी तक जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं ये अच्छे से क्लियर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोत्सव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स एंड जो वन शॉट यूनिट वाइज वीडियोस हैं, ये सारी चीजें आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल होंगे। लाइव डाउट क्लासेस जो है वो सब भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी एंड अगर आप DNS20 जो कूपन कोड है उसको यूज करेंगे तो आपको 20% जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में, तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर है ये, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि एसेंशियल होता है किस चीज के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए। यूकैरियोट्स में ये जो सिग्मा फैक्टर है ये एब्सेंट होता है एंड ये रिक्वायर्ड नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए। इनिशिएशन अगर हम लोग बात करें तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू ये प्रोसेस होगा। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर वो रिकॉग्नाइज कर सकता है सिग्मा फैक्टर के हेल्प से एंड बाइंड कर सकता है प्रोमोटर रीजन से विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्मा फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये खुद से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है प्रोमोटर को एंड डायरेक्टली इसका रिकॉग्निशन नहीं होता है अनलेस कि ये जो प्रोमोटर है पहले प्री ऑक्यूपाई हो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन फैक्टर्स द्वारा, उसके बाद ही ये जो है ये प्रोमोटर पे जा सकता है एंड बाइंड हो सकता है। तो देखिए फैक्टर्स जो है ना, इनिशिएशन फैक्टर्स, इनिशिएशन में जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, इलोंगेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं उसे इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं, टर्मिनेशन में जो है रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये चीज समझ में आई। एक चीज ये है कि यूकैरियोट में प्री क्यों बनता है, प्री इसलिए बन रहा है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो डायरेक्टली उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो प्रमोटर को जाकर के रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है। तो इसके लिए होता क्या है कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन फैक्टर्स आएंगे, वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेंगे, प्री इनिशिएशन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
अब ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू ही, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद ही आरएनए पॉलीमरेज आ सकता है, बाइंड हो सकता है प्रमोटर पर, एंड देन जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नोट्स बनाया करिए, क्योंकि एग्जाम के समय तो आप नोट्स ही पढ़ेंगे ना, एक एक वीडियो तो फिर से खोल के नहीं देखेंगे। या फिर स्क्रीनशॉट में भी क्या होता है कि कुछ चीजें डिलीट हो जाती हैं, या फिर एक साथ कितनी चीजें पढ़ेंगे। तो आपके पास नोट्स रहेगा तो वो हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए, प्रोमोटर्स की अगर हम सॉरी प्रोकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर होता है उसमें क्या होता है, ये हमेशा अपस्ट्रीम टू द स्टार्ट साइट वहीं पे प्रेजेंट होता है। जैसे पता है ना हम लोग को कि ये जीन है, यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका स्टार्ट साइट है तो ये क्या होता है, ये अपस्ट्रीम होता है, ये डाउनस्ट्रीम होता है। अपस्ट्रीम में ही इसके प्रमोटर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो प्रमोटर रीजन है यूजुअली जो है वो ज्यादातर यूजुअली अपस्ट्रीम में ही प्रेजेंट होता है टू द स्टार्ट साइट, लेकिन रेयरली कुछ ऐसे केस हैं आरएनए पॉलीमरेज के, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ रेयर केसेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जहां पे प्रमोटर जो है वो लोकेटेड होता है डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्ट साइट। उसके बाद अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स के जो प्रमोटर्स होते हैं वो मेनली दो सीक्वेंसेस होते हैं, -10 एंड -35, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। तो जैसे देखिए, प्रोकैरियोट्स का अगर ये जीन है, ये स्टार्ट साइट हो गया और ये अपस्ट्रीम हो गया, तो यहाँ पे -10 रीजन होता है, -35 रीजन होता है। -10 पे जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, TA-TA-AT सीक्वेंस, जिसे प्रिब्नॉक बॉक्स कहते हैं। और -35 पे भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, TTG-ACS सीक्वेंस। ये सीक्वेंसेस कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं, मैक्सिमम तो यही सीक्वेंस होता है, लेकिन कभी कभी जो है रेयरली कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जहाँ पे एकाक जो बेस पेयर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही बेस पेयर डिफरेंट होगा, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि प्रिब्नो बॉक्स जो है वो -10 एलिमेंट भी कहलाता है, और ये जो टाटा बॉक्स, एक मिनट, टाटा बॉक्स जो है एंड जो कैट बॉक्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के प्रोमोटर रीजन में वो एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। इसके सीक्वेंस से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी कभी TA-TA-AT सीक्वेंस याद करते हैं तो उसके साथ ये याद कर लेते हैं कि इसमें टाटा बॉक्स प्रेजेंट है। नहीं, इसका जो -10 एलिमेंट है उसे प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। फिर से वही कंसेप्ट लगा सकते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड प्रिब्नो बॉक्स, ठीक है। चलिए, ये सब ट्रिक है, यूजफुल होता है याद करने के लिए। यूकैरियोट्स में अगर हम लोग देखें तो यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर रीजन होता है वो उसके पास टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, कैट बॉक्स प्रेजेंट होता है। टाटा बॉक्स जो है वो 35 से 25 अपस्ट्रीम, मतलब वही -25 से -35 अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। कैट बॉक्स जो है वो -70 अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है। एंड GC बॉक्स है जो कि -110
अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है। प्रिब्नोबॉक्स जो है वो यूक्रियोट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो प्रोक्रियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोक्रियोट्स में जो है कैट बॉक्स एंड टाटा बॉक्स एब्सेंट होगा। यूक्रियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स एंड जीसी बॉक्स प्रेजेंट होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ पे है, या फिर कौन सा सीक्वेंस कहाँ पे एब्सेंट है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्रोमोटर अगर है तो प्रोक्रियोटिक प्रोमोटर में कौन कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर यूक्रियोट्स हैं तो यूक्रियोट्स के अंदर कौन कौन से जो प्रोमोटर है उसमें कौन कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका जो सीक्वेंस होता है ना, कि मतलब जैसे अगर टाटा बॉक्स है तो उसमें क्या सीक्वेंस होता है उसका, ये भी आपको याद होना चाहिए। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस से भी ज्यादा रिवाइज रिवाइज करने से चीजें हमेशा याद होती है। चलिए उसके बाद प्रोक्रियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोक्रियोट्स में जो आरएनए कैपिंग का प्रोसेस है वो एब्सेंट होता है। एमआरएनए जो है उसके पास किसी भी तरह का 5 प्राइम जो गुआनिसिन कैप है वो नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग यूक्रियोट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आरएनए कैपिंग है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो कैपिंग है 5 प्राइम पोजीशन पे एमआरएनए की, दैट इज 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन कैप, जो मॉडिफाइड गुआनिन वहां पे आकर के अटैच होता है, ये प्रेजेंट होता है। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यूक्रियोट्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कि 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, तो क्या डायरेक्ट गुआनिन आकर के अटैच हो जाएगा तो क्या वो कैपिंग कहलाएगा? थोड़ा सा सोचिए। नहीं, उस समय पे जो कैपिंग है वो नहीं होती है। जब मॉडिफाइड गुआनिन जो है वो आकर के अटैच होता है, दैट इज 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन, तब जाके कैपिंग जो है उसका फॉर्मेशन हो पाता है। एंड कैपिंग में भी डायरेक्ट कैपिंग नहीं होता है, पहले कैप 0 होता है, कैप 1 होता है, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये सब जब प्रोसेसेस आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे इस सब चीज को। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें प्रोक्रियोट्स के अंदर, तो प्रोक्रियोट्स में और क्या होता है कि प्रोक्रियोट्स में जो है पॉली ए टेलिंग का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोक्रियोट्स में अगर हम लोग देखें कि जो 3 प्राइम एंड पर जो पॉली ए टेल फॉर्मेशन है वो भी नहीं फॉर्म होती है। वहीं अगर आप देखें कि जो मेच्योर एमआरएनए, तो जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस हो जाते हैं तब उसमें क्या होता है, पॉली ए टेल बना हुआ होता है टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। एंड पॉली ए टेल का जो एडिशन है ना वो एंजाइमेटिक होता है विदाउट द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉली ए टेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये किस तरीके का होता है, तो ये जो एडिशन है ये एंजाइमेटिकली होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। एंड इन शॉर्ट जो है इसको ये कहा जाता है कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस हैं ये प्रोक्रियोट्स में नहीं होते हैं एंड यूक्रियोट्स में होते हैं। अब जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है वो क्या क्या है उसको सेपरेटली करके आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोक्रियोट्स में ये नहीं होता है, कैपिंग नहीं होता है, टेलिंग नहीं होता है। यूक्रियोट्स में कैपिंग टेलिंग होता है, प्रोक्रियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होता है, यूक्रियोट में स्प्लाइसिंग होता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो प्रोक्रियोट्स में जो इंट्रॉन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब नॉन कोडिंग जो सीक्वेंसेस होते हैं वो प्रोक्रियोट्स में वो एब्सेंट होते हैं। अगर यूक्रियोट्स की बात करें तो यूक्रियोट्स में जो इंट्रॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, ठीक है। अब प्रोक्रियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोक्रियोट्स जो है उनमें जो स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए है वो एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इंट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट है तो स्प्लाइसिंग किसका होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको जूलॉजी पढ़ना है, आपके पास नोट्स ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर बस मोबाइल ही देखना होगा ना।
अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है, अगर आपके पास नोट्स हैं जूलॉजी के, तो आप जूलॉजी पढ़ लेंगे। वैसे ही इंट्रॉन जब है ही नहीं तो स्प्लाइसिंग किसकी होगी? जहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म में इंट्रॉन होगा उसी को तो स्प्लाइसिंग करने की भी जरूरत होगी ना। चलिए, यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो यूकैरियोट्स में जो स्प्लाइसिंग है वो होती है, यहाँ पे जो इंट्रॉन्स हैं वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? जैसे ये डीएनए है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बन गया, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात चल रही है अभी। तो ये एमआरएनए बन गया, अब यही एमआरएनए जो है ना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रीएमआरएनए है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा, एंड देन इसके बाद जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस होंगे तब जो स्प्लाइसिंग है वो रिमूव होगी। तो अभी तो फिलहाल क्या होगा, इस एमआरएनए में, प्री एमआरएनए में क्या होगा, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसी के बाद जो है जो स्प्लाइसिंग होगा तो इस इंट्रॉन में से, सॉरी, इस जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें से इंट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होंगे तब इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में से जो इंट्रॉन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एंड देन फर्दर जो एक्सॉन्स हैं वो स्प्लाइसिंग के बाद वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आरएनए प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड इस प्रोसेस के बेसिस पे भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शनल एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए है उसके पास किसी भी तरह का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस नहीं होता है, एंड यूकैरियोट्स में प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है, जो कि अभी फॉर्म हुआ है, उसके बाद इसमें सेवरल मॉडिफिकेशंस होते हैं, एंड ये मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि 5 प्राइम कैपिंग होता है जिसमें एडिशन होता है मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का टू द 5 प्राइम एंड। उसके बाद स्प्लाइसिंग भी होता है, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, रिमूविंग होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का। ठीक है, उसके बाद 3 प्राइम पॉलीएडेनाइलेशन होता है जहां पे पॉली अ टेल जो है उसका फॉर्मेशन होता है 3 प्राइम एंड पर। उसके बाद जीन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो जीन है वो ऑर्गेनाइज होता है इनटू ओपेरॉन, एंड ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब सिंगल एमआरएनए जो कि मल्टीपल प्रोटीन्स को कोड करेगा। यूकैरियोट्स में जीन जो है टिपिकली मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है, एंड 1 एमआरएनए जो है वो इनकोड करता है कितने प्रोटीन को, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंसेस हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। एट लास्ट, अगर आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपके जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड और आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स की है। कोर्स की जो वैलिडिटी है टिल द एग्जाम डेट रहेगी। इसके अंदर आपको जो है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। DNS20 जो कूपन कोड है उसका यूज करके आप जो है 20% जो डिस्काउंट है वो आपको मिल सकता है, एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास इन हैंड रिटन नोट्स, एंड वन शॉट जो रिविजन यूनिट वाइज वीडियोस हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। एंड इसके लिए आपको करना क्या होगा कि प्ले स्टोर पे जाना है, DNS एडुकेयर ऐप जो है उसे डाउनलोड करना है एंड इनरोल होना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप ये जो लेक्चर है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।